अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ MTH 302 बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स का शॉर्ट लेक्चर शेयर करूंगा। प्रीवियस वीडियो मैंने जो है उसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया था इस कोर्स का। इस लेक्चर में मैं आपको लेक्चर नंबर 2 से लेके लेक्चर नंबर 7 तक का एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स का जो है वो आपको शॉर्ट लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स क्या है। इसको स्टार्ट करने से पहले जैसे मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, ये कोर्स आपका MS एक्सेल के साथ एसोसिएट है। आप नॉर्मल आपने जो कैलकुलेशन वगैरह करते रहे हैं वो आपने की होंगी। नॉर्मल मैथमेटिक्स भी आपको आता होगा, स्टैट्स भी आपको कुछ हद तक आपने पढ़ा होगा, आता होगा। ठीक है बेसिक अलजेब्रा भी इसमें पढ़ाया गया है, वो चीज़ें भी, कॉन्सेप्ट भी आपको आते होंगे। थोड़े से इसके अंदर कॉन्सेप्ट जो हैं वो बिजनेस के हैं, अकाउंट्स के एसोसिएटेड है। क्योंकि मैंने बताया था ये MS एक्सेल जो है ये अकाउंट्स के अंदर इस्तेमाल होता है। ठीक है, हिसाब किताब रखने के लिए सारी के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमने पिछली दफ़ा देखा भी था कि ये रोज एंड कॉलम में आप इसको हम इस पे काम करते हैं। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं कि एप्लीकेशंस जो बेसिक मैथमेटिक्स की क्या क्या हैं। सबसे पहले आपको बहुत सादा और आसान आपको पता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? रेज टू पावर, यानी 4 का स्क्वायर। बाकी आपको बेसिक का बिल्कुल आइडिया है। अब उसने एक्सेल का आपको इंट्रोडक्शन दिया है चलाने का। आपके पास एक्सेल ये तो उसने थोड़ा पुराने एक्सेल का दिया है, आप लेटेस्ट 2016 या 2019 वाला ही यूज़ कीजिएगा। उसमें काफ़ी और भी इन्हांस फीचर हैं, तो आपको आसानी रहेगी ज़रा, क्योंकि आपने उसको इस्तेमाल जो है बाकी चीज़ों के लिए भी आपने वर्ड जो इस्तेमाल करना है या पावर पॉइंट, तो आपको वो लेटेस्ट वाला ही चाहिए होता है। तो उसके साथ एक्सेल भी जो है वो हम लेटेस्ट वाला इंस्टॉल होगा। अच्छा, अब मैं आपको ये पास ऑन करूँगा। मैं जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सेल की तरफ लेकर चलता हूँ। अब एक्सेल के अंदर ये सारी बातें आपको पता है कि एक्सेल में कैसे है, अर्थमेटिक ऑपरेटर कैसे होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, टेक्स्ट कंकैटिनेशन ऑपरेटर, रेफरेंस ऑपरेटर। ये थोड़े से बीच में एक दो चीज़ें आ गई कि जो आपका टेक्स्ट कंकैटिनेशन ऑपरेटर होता है, यानी टेक्स्ट को लिख के कंकैटिनेट करना है, जोड़ना। ठीक है, और आपका कंपैरिजन ऑपरेटर वो होता है कि जिसमें आप टेक्स्ट को जो है वो कंपेयर करते हो उसको। यानी टेक्स्ट को कंपेयर करने का मतलब ये है कि आप एक नंबर किसी नंबर से बड़ा है, छोटा है, लेस देन, ग्रेटर देन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, रेफरेंस ऑपरेटर आप ये इक्वल टू, ये दो जो डॉट है, सॉरी इक्वल टू कह रहा हूँ, ये दो डॉट, ये कोमा और ये जो है वो रेफरेंस होते हैं। ये MCQs में भी पूछा जाता है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉड्यूलस। ठीक है, हमने उसके ऊपर उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर आ गए, फिर टेक्स्ट कंकैटिनेशन आ गया और फिर रेफरेंस ऑपरेटर आ गए। ठीक है, आगे चलते हैं। हम एक्सेल फार्मूला फॉर एडिशन के बारे में भी हम पढ़ते हैं। ये सारी एग्जांपल जो है मैं आपको अभी बजाते खुद प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है, एडिंग 6 नंबर और ये सारी मैं आपको पास ऑन कर रहा हूँ। जस्ट मैं अभी एक्सेल में बताता हूँ आपको कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है, और उसका दोनों तरीके मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने मैन्युअली कैसे लिखना है फार्मूला, और अगर आपने ऑटोमेटिकली उस फार्मूले को अप्लाई करना है, जैसे ये परसेंटेज है, परसेंटेज फाइंड करनी हो किसी चीज़ की, तो वो कैसे करते हैं। उसका हमने मैन्युअली फार्मूला भी पता है कि अगर हमने किसी चीज़ की परसेंटेज फाइंड करनी हो तो जितने आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स होते हैं उसको आप हम टोटल मार्क्स पर डिवाइड करते हैं और फिर उसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। ऐसी परसेंटेज आपने निकाली होगी नॉर्मल, जो उसका एक फार्मूला होता है। हम उसके अंदर एक्सेल में देखेंगे कि कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, एक्सपोनेंट कैसे दिया जाता है, रेफरेंस वेरिएबल बीच में ये यूज़ करते हैं हम। आपने कई जगह ये यूज़ किया भी होगा पहले, कि जब भी आपने किसी चीज़ को पावर देनी होती है, इधर कंप्यूटर में आप लिखते हैं तो ये इस तरह लिखा जाता है। और ये छोटा सा ये कैप होता है।
इसका मतलब है 2⁴। ठीक है, अभी ये कैलकुलेट नहीं करेगा, जस्ट इसको मैंने एक टेक्स्ट लिखा है। मैं भी आपको अभी तरीका इसका कार समझाता हूँ। मैं जस्ट आपको एग्जांपल, आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ। ये वही बात है, 16 यानी 16 की पावर 2 क्या होती है। ठीक है, यहाँ मैं रोक के अब वहाँ मैं आपको ले जाता हूँ। एक्सेल के अंदर हर सेल जो है, हम इसको सेल बोलते हैं जिसको मैंने सेलेक्ट किया है, जो ग्रीन। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आए स्क्रीन के ऊपर। अब आप टॉप पे देख रहे हैं कि ये ABCD लिखा हुआ है। ठीक है, ये ABCZ तक लिखा होगा, और ये भी 1 से लेके, मुझे एग्जैक्टली श्योर नहीं है, 65,000 सम जो है वो होती है एक शीट। क्या आप मल्टीपल शीट भी ले सकते हैं इसके अंदर? एक शीट पे आप, अगर आप काम, अगर आपका जो है वो, आप समझ रहे हैं कि अभी अब मेरी शीट जो है वो ख़त्म हो चुकी है, आप नेक्स्ट पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अब ज़रा हम एक सेल को समझते हैं कि सेल क्या होता है। अब ये एक सेल है जिसको मैंने क्लिक किया, जिस पे मैं जाता हूँ तो वो प्लस का इस तरह का सिंबल बन जाता है। आपको स्क्रीन पे मेरा कर्सर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब इस सेल का क्या मतलब है? इस सेल का मतलब है कि ये डी, कौन सा पहले, डी, और इस तरफ से 5, ये D5 कॉलम है, D5 सेल है। ठीक है, इसका जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो हम D5, ये लेफ्ट साइड पे देखें, ये इसका लिखा भी आ रहा है नेम बॉक्स। जिस पे भी हम क्लिक करते हैं E4 E5, अब ये एक सेल है, इसके अंदर हम एक वैल्यू लिख सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू लिख सकते हैं। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यूज़ करने का तरीका मैं इसको ज़रा मिटा देता हूँ। आपने एक्सेल में किसी भी सेल को आपने इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले इक्वल टू डालना है। अब वो सबसे पहले आपको जैसे इक्वल टू डाला तो उसने आपको मुख्तलिफ़ किस्म के एवरेज कैलकुलेट करने के लिए, काउंट, मैक्सिमम, साइन, सम, इफ, और डिफरेंट किस्म के मोर फंक्शन में आप जाएंगे तो आपके पास हर तरह का मैथमेटिक, स्टैटिकल फंक्शन हर किस्म का मौजूद होगा। जब जैसे इक्वल टू आप उस पर दबाते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाती है। अब एक तो ये तरीका है कि जो इसके बिल्ट इन फार्मूलाज हैं, हम उसमें से सम लिख ले। सम लिखा और मैंने एंटर दबाया, अभी तक मैंने उसमें उसको कुछ पास नहीं किया, तो उसने मुझे सिंपल वो कह दिया कि जी अभी तक सम का फार्मूला जो है वो सम कैपिटल में आता है। ठीक है, उसके बाद आपने ये ब्रैकेट डालनी है जिसको पैरेंथेसिस भी बोला जाता है। ठीक है, गोल ब्रैकेट जिसको भी हम यूज़ करते हैं, हम मैथमेटिक्स में भी आपने यूज़ की होगी, कंप्यूटर में भी यूज़ करते होंगे। उसमें अब दो चॉइस है, दो तरीकाकार हैं। या तो हम इसको कोई वो दे दें, इसको आगे हम कंट्रोल दबाएं और हम किसी सेल का दे दें लोकेशन, या फिर हम यहाँ पर नंबर लिख लें। वो नीचे आपको दे भी रहा है कि आपने सम करना है। जैसे मैं कहता हूँ कि 12 सम 32, और मैं इस ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ। अब ये 12 जमा 32 करके आपको दे देगा। उसने आपको उसी जगह वैल्यू, जब आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो पूरा फार्मूला आ रहा होगा, इधर इधर ऊपर भी आ रहा होगा। यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, अगर यहाँ पर लिखना चाहते हो तो मैन्युअली लिखना चाहते हो तो आप मैन्युअली भी लिख सकते हो। अगर आप ऑटोमेटिकली लिखना चाहते हो तो जस्ट आप उसको क्लिक करोगे और यहाँ कोमा डालोगे और दूसरे सेल को क्लिक करोगे और एंटर प्रेस कर दोगे। अब अभी उसने ज़ीरो वैल्यू क्यों दी? क्योंकि इस सेल और इस सेल के अंदर अभी तक कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। ठीक है, कुछ भी उनके अंदर मौजूद नहीं है, C3 और D3 के अंदर। अब हम C3 में फॉर एग्जांपल हम 5 लिखते हैं और D3 के अंदर हम लिख देते हैं 23, और हम सिंपल यहाँ प्रेस करेंगे, वो सम होके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सारी गेम सेल के ऊपर है, आपको पता होना चाहिए आप किस सेल के ऊपर वर्किंग कर रहे हो। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा एक और तरीका, ये तो उसके अपने फंक्शन थे। ऑटो सम भी आपके पास, यहाँ से हम ऑटो सम एवरेज का कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि सम नहीं, हम दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन सिंपल करना चाहते हैं, जैसे हम 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कर, ठीक है, और हम
एंटर प्रेस करके या नीचे किसी कॉलम पर क्लिक करें, नीचे हम किसी कॉलम पर क्लिक करते हैं तो वो उसका मल्टीप्लिकेशन हमें दे देगा। एक तरीकाकार तो ये हमने सीखा कि डायरेक्टली हम इसके अंदर बेशक जैसे हमने समझा था कि हम इसमें एडिशन कर लें, हमें हमारे पास वही डिमास रूल जो है वो यहाँ पर हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। हमें रो में चलते जाए, हम जितनी मर्जी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर लें, ज़रूरी नहीं सिर्फ 2 का या 3 का, 50 का भी कर लें। यहाँ ऊपर लिख दें, बेशक हम इस कॉलम को जब हमने सेलेक्ट किया है तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं और हम यहाँ भी लिख सकते हैं, हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसकी। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हम जो इस कॉलम में लिखा हुआ है और इस कॉलम में लिखा हुआ है, हम इसको जो है हम मैन्युअली कोई सम अप्लाई नहीं करना चाहते, कोई डिवीजन का फार्मूला नहीं अप्लाई करना चाहते। अब मैं चाहता हूं कि C3 को डिवाइड कर दो D3 के ऊपर। ठीक है, जैसे मैं एक मिनट गलती होगी, यहाँ पर हम मैन्युअली लिख लेते हैं D3 और प्रेस एंटर कर देते हैं। अब 5 डिवाइडेड बाय 23 आ चुका है आपके पास। अब जैसे इस पर क्लिक किया वो बता रहा है कि ये 2 कॉलम सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, जब आप इस कॉलम को जिसमें आपने इक्वल टू लिखा हुआ है तब आप सेलेक्ट करके आप कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो वो उसको ऑटोमेटिकली पिक करेगा। ठीक है, आपने कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करते हैं कि आपने मल्टीपल, अगर आप कंट्रोल प्रेस करते हैं तो फिर आप एक से ज़्यादा कॉलम को एक वक्त में सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी ये आपका नीचे कॉन्सेप्ट हमने अगले लेक्चर में पढ़ना है कि रेंज, यानी एक से ज़्यादा का हो जब आपने करना हो ना, आपके पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये पूरी रो के अंदर 50 मतलब चलें कितनी बनती है, मेरे पास 10 बनती है, 10 नंबर लिखे हुए हैं। आप उनको चाहते हैं कि यहाँ नीचे जो है वो हम सम कर दें, यहाँ 40 और यहाँ 20, मैं 3 का ही करके दिखा देता हूँ आपको कि मैं चाहता हूँ कि मैं इन तीनों का सम यहाँ नीचे कर दूँ, तो मैं ऑटो सम करूँगा तो वो सम करके वो नीचे लिख देगा। इस पर जब क्लिक करूँगा तो वो आपको बता रहा है कि F3 से F5 तक, ये आपको याद होगा कि हमने ऊपर पढ़ा था ये आपका रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक है, ये हम इसे रेंज के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अब हम आगे चलते हैं, आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको जब समझ आ गई है कि आपने कैसे चलना है, क्या करना है, तो वो अब आपको कोई भी कैलकुलेशन हो, कोई भी यहाँ पर आपको फार्मूला आपको जो बताया गया है, आप उसको एक्सेल पे बड़े आसानी से कर सकते हो, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बेसिक आपको रूल समझना है कि एक्सेल में काम कैसे करते हैं। ठीक है, अब बेसिक सैलरी, हाउस रेंट, कन्वीनियंस अलाउंस, इसके डिफरेंट फार्मूलाज हैं, डिफरेंट एग्जांपल दी हुई हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करना है, यहाँ पर तो आप बड़े आराम से कर लोगे। यानी सैलरी ऑफ एम्प्लॉय जो है, बेसिक सैलरी इतनी, अलाउंस इतना है। व्हाट इज़ द टैक्सेबल इनकम ऑफ एम्प्लॉय, टैक्सेबल जो है वो इनकम कितनी होगी। इज एनी बैंक इज एनी एड बैक टू इनकम ऑफ कंपनी, कंपनी को वापस जाएगा। परसेंटेज अलाउंस जो है वो टोटल जो अलाउंस है उसको हम डिवाइड करेंगे बेसिक सैलरी पर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 पे। ठीक है, वो 50% आ गया, हैंस अलाउंस आर नॉट टैक्सेबल। ठीक है, वो 50% से उसने ऊपर कहा है अकॉर्डिंग टू द टैक्सेशन रेट, इफ अलाउंस आर 50% ऑफ बेसिक सैलरी द अमाउंट ट्रीटेड एज टैक्स फ्री, वो अमाउंट टैक्स फ्री होगी। एनी अलाउंस दैट एक्सीड दिस अमाउंट आर कंसीडरेबल टैक्सेबल फॉर द एम्प्लॉय एज वेल एज कंपनी। ठीक है, ये आपने पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आएंगे, इस तरह की एग्जांपल्स आपके पास, ये एग्जांपल आपने सारी, मैं ज़्यादा उसकी तरफ नहीं जाऊंगा डिटेल में, बहुत आसान और सादा है, पेपर पे हल करने के लिए बहुत आसान है। लेकिन चैलेंज वहाँ आता है जब आप एक्सेल पे करते हैं। मैंने आपको एक्सेल की हर चीज़ अभी मैं आगे लेके सिखाता जाऊंगा, आपको भी और ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। स्ट्रक्चर ऑफ अलाउंस, फिर ये एग्जांपल है सारी। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लोकल लॉज अ कंपनी कैन एस्टेब्लिश अ प्रोविडेंट ट्रस्ट फंड फॉर बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय बाय लॉ। ये आपने याद कर लेना है कौन सा लॉ है। 1/length of the basic salary per month is deducted by the company from the gross earning of employee an equal amount so that इतनी आपकी, ये प्रोविडेंट फंड ये होता है कि आपकी सैलरी से, मंथली सैलरी से थोड़ी सी अमाउंट कटती है और उतनी ही अमाउंट जो है वो कंपनी जो है वो आपको उसमें ऐड करके आपका प्रोविडेंट फंड रख लेती है।
जब आप कंपनी छोड़ते हो या कंपनी से रिटायर होते हो, आप जो जब भी आपका होता है कि रिटायर हो गए या आप इल हो गए, बीमार हो जाता है बंदा, तो उसको जॉब से वो कर देते हैं कि रेस्ट्रिकेट कर देते हैं। उस पर आपका जो प्रोविडेंट फंड बना होता है वो आपको दे दिया जाता है। होता है ना, आपने सुना होगा कि फलां बंदा गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुआ है तो उसको इतना जो पैसा मिला जी, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख, वो ये प्रोविडेंट फंड होता है। पेंशन और चीज़ है, प्रोविडेंट फंड और चीज़ है, ठीक है। तो ये है। फिर ग्रेजुटी फंड, अकॉर्डिंग टू लोकल लॉज अ कंपनीज कैन एस्टेब्लिश अ ग्रेजुटी ट्रस्ट फंड फॉर बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज़। अब ये और मुख्तलिफ किस्म के फंड्स हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमारे जो है वो हर कंपनी में अप्लाई हो, लेकिन ये होते हैं। प्रोविडेंट फंड तो अब ज़्यादातर में प्राइवेट कंपनीज में भी है। तो उसके बाद ग्रेजुटी फंड है, उसका भी सेम रूल है, सेम अप्लाई होता है, लेकिन ये हर जगह ग्रेजुटी फंड नहीं होता, ठीक है। उसकी भी एग्जांपल है, उसको भी उसने कैलकुलेट करके दिया है कि कैजुअल लीव, अर्न लीव, सिक लीव, कैसे उसको लीव्स क्या होती है। आर कंपनी हैव अ क्लियर पॉलिसीज। अब ये रिलेटेड टू बिजनेस है, ये वो बातें हैं जो आपको रटा मारने वाली चीज़ें तो नहीं हैं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। कॉमनली आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए जनरल नॉलेज के लिए भी। अगर आप बिजनेस के स्टूडेंट हैं तो ये आपको, बिजनेस, अकाउंटिंग, फाइनेंस के स्टूडेंट हैं तो ये आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या ये लीज कुछ कंपनीज में 18 होती है, कुछ में 12 होती हैं, कुछ में अर्न लीव जो है वो सिक लीव होती हैं। फिर इसके अलावा भी कुछ जो है वो कंपनी जो है वो अपनी एम्प्लॉयज़ के हिसाब से जो भी आती रहती हैं, लाइक 14 अगस्त आ गई, उसकी छुट्टी हो गई, 25 दिसंबर का कायद-ए-आज़म डे हो गया, उसकी छुट्टी हो गई। तो इस तरह की वो जो है वो हॉलीडेज़ वो अलग काउंट होती हैं। लीव्स अलग हैं, ये अलग है, ठीक है। उसके बाद सोशल चार्जेस का कॉम्प्रोमाइज लिविंग, ग्रुप इंश्योरेंस एंड मेडिकल। ये बाकी आपके सोशल चार्जेस वो होती हैं जो आपके आपने जो लीव्स के लिए अप्लाई किया, ग्रुप इंश्योरेंस है, या आपको मेडिकल के तौर पर पैसे जो दिए जाते हैं। टोटल सोशल चार्जेस जो है वो आपको उसने बताया 18.2 प्लस 5% क्या है वो आपका टिपिकल मेडिकल ग्रुप इंश्योरेंस इज अबाउट 5% होती है। ये एक जस्ट आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर बताया गया। पेपर में हो सकता है आपको डिफरेंट वैल्यूज दे दे, तो फिर आपसे वो जो टोटल सोशल चार्जेस जो है वो कहें कि कैलकुलेट कर दो, या एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आ जाए कि आपका यहाँ हो सकता है इसी में से वो क्वेश्चन पूछ लें कि टोटल टिपिकल मेडिकल जो है वो मेडिकल ग्रुप इंश्योरेंस जो कितनी होती है ग्रॉस सैलरी की। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये एग्जांपल में कुछ काफ़ी सारे फार्मूलाज हैं, बहुत सारे इसके अंदर फार्मूलाज हैं जो स्टूडेंट तो वो होंगे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के, वो तो बड़े इजीली इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन आपका जो दूसरे पर्सन है उसको इसको याद करना पड़ेगा। तो इनको जो है वो फार्मूला जो एग्जांपल में बता रहा है वो आप याद कर लें। समरी उसने बताया बेसिक सैलरी होती है, अलाउंस 50% होता है, ग्रेजुएटी। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको पूछ सकता है कि जो डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ जो है वो सैलरी बता दें, ठीक है। ग्रॉस रेम्युनरेशन इज अ पे सैलरी टिपिकली मॉनेटरी पेमेंट फॉर द सर्विस रेंडर्ड एज इन एम्प्लॉय। यानी ये वो है, ग्रॉस रेम्युनरेशन वो होती है जो आपको टोटल आपको बेसिक सैलरी के अंदर, जैसे हाउस रेंट है, फिर कन्वीनियंस अलाउंस है, फिर यूटिलिटी है, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी, लीव्स, सारी चीज़ें मिला के जो है वह ग्रॉस रेम्युनरेशन आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है, ठीक है। पर्पस ऑफ बेनिफिट इज़ टू इंक्रीज द इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉय। यानी इन चीज़ों का काम क्या है, बेसिकली इनका पर्पस क्या होता है, ताकि एम्प्लॉय को जब वो सेफ फील करे, सिक्योर फील करे कंपनी के अंदर कि मैं उस कंपनी को कुछ दे रहा हूँ तो उसकी बस मुझे वो जो है वो पे कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक एक्चुअली अमाउंट ही मेरे उसके हिसाब से पे कर रहे हैं और मेरा वो ख्याल भी रख रहे हैं। तो मुझे अब मेरा ये ड्यूटी बनती है कि मैं कंपनी का भी ख्याल रखूँ, ठीक है। डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स हैं, ये देखें। अब उसने एक एग्जांपल आपको एक्सेल में दी है, मैं ये करके नहीं दिखाऊंगा, मैं जस्ट आपको ये समझा रहा हूँ। उसने सबसे ऊपर बेसिक सैलरी लिखी, उसके बाद हाउस रेंट लिखा, उसके बाद उसने कैलकुलेट किया उसको कि
4% हाउस रेंट अलाउंस है, तो उसको उसने बेसिक सैलरी से उसने उसे बेसिकल मल्टीप्लाई करके लिखा है। ठीक है, कन्वेइंग अलाउंस उसकी उसने परसेंटेज बताई, उसको उसने उसने अपनी सैलरी के साथ वो देखने होंगे क्या इसने 0.025 से क्यों किया, वो तो 2.5% है, तो ये डिवाइड हो जाती है परसेंटेज 100 के ऊपर, वो 0.025 बनती है। जैसे 9.09 है तो वो 0.0909 बनेगी। ठीक है, इस तरह उसने उसे ग्रॉस सैलरी से मल्टीप्लाई करके ये जो इस कॉलम में है, जो दरमियान वाला कॉलम है, उसमें वो वैल्यू निकल के आ रही है। ठीक है, उसने फार्मूला अप्लाई किया हुआ उस पर कि उसकी ये 2.5 को जो है वो बेसिक सैलरी से मल्टीप्लाई करें, यानी उसने वो सेल सेलेक्ट किया होगा G3 को, और उसके बाद उसने 2.5 को जो है वो कन्वर्ट कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है 100 पे, और उसको वैल्यू निकाल के ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ रही है। और राइट साइड पे आपको कैलकुलेशन दिखा रहा है कि ये कैलकुलेशन हो रही है, और लेफ्ट साइड पे जो ब्लैक में है वो एक्चुअल में वैल्यू उसकी निकल के आ रही है। ठीक है, इस तरह टोटल अलाउंस, ग्रोस सैलरी, तो इस तरह ग्रोस रेमिशन जो है वो आपको उसने कैलकुलेट एंड पे करके दिखाई कि सबको ऐड किया उसने, एंड पे वो टोटल आ गया। ठीक है, ब्लू कलर में उसने कैलकुलेशन दिखाई हैं, और ब्लैक कलर में जो आपका जी कॉलम है उसके अंदर आप इस तरह भी रेफर कर सकते हैं कि एच कॉलम में वो कैलकुलेशन कर रहा है, जी कॉलम के अंदर वो आपको कैलकुलेटेड रिजल्ट दिखा रहा है। ठीक है, ये एक्सेल है, इस तरह एक्सेल के अंदर वर्किंग की जाती है कि ग्रॉस सैलरी की भी एग्जांपल दी है। ये एक्चुअल में इसमें और भी कुछ हो सकता है, कंपनी की पॉलिसीज और चीज़ों के हिसाब से वो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज इज इक्वल टू फ्रैक्शन। जो आपके पास फ्रैक्शन में क्या होता है कि आप क्या करते हो, जो आपको मार्क्स मिले होते हैं और जो टोटल मार्क्स होते हैं उसको डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हो, ऐसे परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं आप। जैसे उसने एग्जांपल भी दी कि 20% आपने इसका निकालना है, तो आप 20 को डिवाइडेड बाय 100 करते हो तो 0.2 आ जाता है। तो यानी किसी भी चीज़ का 20% निकालना हो, आप जैसे अपने मिड टर्म के एग्ज़ाम का निकालते हो कि 100 में से 25% का मिड होता है, तो आपने उसको कैसे कैलकुलेट करना है, 25 डिवाइडेड बाय 100, और अब जितने मार्क्स वो बनेंगे, यानी 100 में से 25 मार्क्स जितने वो बने हैं, अब 25% मार्क्स वो आपके, उसको आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको पता चल जाएगा कितने मार्क्स बने हैं आपके। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन आप बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स हैं, ये बातें आप समझते हैं, ये वो बातें नहीं हैं जो कि अब आपको ग्रेजुएशन लेवल पे समझाया जाएगा डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है। ठीक है, ये अब आपको पता है। तो परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, परसेंटेज बेस मल्टीप्लाई बाय रेट, आपने अभी ऊपर फार्मूला उसका पढ़ा। ठीक है, इसमें यहाँ पर हमारे पास एक्सेल में मौजूद है कि हम उसको एवरेज कैलकुलेट कर लें, नहीं तो हम अगर मैन्युअली करना चाहते हैं, और इसका फार्मूला भी बिल्कुल अगर आप मोर फंक्शन के अंदर जाएंगे परसेंटेज का आपको फार्मूला मिल जाएगा, नहीं तो आप मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम, लेक्चर नंबर 4 है हमारा। अब हमने यहाँ पर ग्रॉस एमिशन जो प्रीवियस कर रहे थे, ये भी वो प्रीवियस ही को आपको उसी एग्जाम्पल को लेके चल रहा है आपके साथ। ठीक है, उसके ऊपर मुख्तलिफ उसने ऑपरेशन परफॉर्म किए हुए हैं कि हमने बेसिक सैलरी कैलकुलेट करनी है तो हम इस तरह फार्मूला अप्लाई कर लें। आपको बेसिक चीज़ मैंने समझाई है कि आपको एक्सेल में कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए बस। पेपर में आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक कैरेक्टर B3 के अंदर पड़ा है, यानी एक वैल्यू B3 में पड़ी है और एक D3 में पड़ी हुई है, इन दोनों का सम करने का एक्सेल में फार्मूला क्या होगा, ये पूछ सकता है। ठीक है, बेसिकली मैथमेटिक्स, स्टैट्स एंड कंप्यूटर का एक्सेल, क्योंकि ये एक्सेल बहुत ज़्यादा कंपनीज के अंदर, ये मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताया था, आज भी यानी कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होने के बावजूद आज भी बहुत सारी कंपनीज के अंदर एक्सेल की शीट्स के अंदर ही सारा कुछ हिसाब किताब रखा जाता है। ठीक है,
तो इसका आना आपको बहुत ज़रूरी है। आईटी के अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है तो मस्ट है ना, उनको उन्होंने आपको फ्यूचर में इस्तेमाल करना ही करना है। जो बिजनेस से रिलेटेड है, अकाउंट से रिलेटेड है, उनको भी लाजमी आना चाहिए, उन्होंने भी ये इस्तेमाल करना है। ये वही फिर बेसिक एग्जांपल उसने आपको दे दी, नंबर 1 प्लस नंबर 2 एग्जांपल आपको दे रहा। एडिंग ऑल कंटिन्यूस नंबर, अगर आपने ऑटो सम, वो मैंने आपको उसकी एग्जांपल ऑटो सम की दे दी थी कि नंबर 2 आ रहे हैं 5 और 10, और आपने उसको ऑटोमेटिकली सम करके लिखना है कि इस रो में जो भी वैल्यू हो तब्दील हो उसका सम कर दो। यानी आपने कहीं और पे, जैसे आपने ऊपर रेमुनेशन का आपने एग्जांपल देखी थी इसकी, कि यहाँ पर सारी वो बेसिक सैलरी, हाउस सैलरी और सारा कुछ कैलकुलेट हो रहा था। फॉर एग्जांपल ऊपर से बेसिक सैलरी हम चेंज कर देते हैं, 6000 नहीं है वो 10,000 हो गई है। आपके सारे फार्मूलाज नीचे लगे हुए, उसको पता है कि मैंने वैल्यू किस सेल से उठानी है, किस सेल को अपडेट करनी है, और फिर इन दी एंड उसको पता है कि टोटल जो है वो सम करके, ऑटो सम करके सारी वैल्यूज का मैंने आखिरी सेल के अंदर लिखना है। फार्मूला लगा होगा, बेसिक सैलरी अगर आपने एक एम्प्लॉय है उसकी सैलरी 6000 है, एक की 8000 है और किसी की 9000 है, तो उसके हिसाब से उसको वो कैलकुलेट करके देता जाएगा। आपको सिर्फ एक वैल्यू चेंज करनी है और सारी वैल्यूज चेंज। ठीक है, ये एक्सेल है, इसलिए हम एक्सेल को यूज़ करते हैं टू रिकॉर्ड कीपिंग, कि आपके पास रिकॉर्ड भी रहता है एम्प्लॉय का। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हम जो है वो एक चीज़ और पढ़नी है, एडिंग नंबर बेस्ड ऑन वन कंडीशन, सम इफ। अच्छा, अब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमें कुछ, जैसे हमने एक पहले एग्जांपल पढ़ी थी कि अगर तो उसका 50% वो होगा, जो भी हमने कैलकुलेट किया था ऊपर, तो उसके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होगा। अगर 50 से ज़्यादा होगा या 50 से कम होगा तो क्या होगा, ये हमारे पास कंडीशन आ जाती है। हमने ये प्रोग्रामिंग में भी कंडीशन पड़ी हुई है। जैसे आपकी CGPA की एग्जांपल है, अगर आपका CGPA 3 है तो इसको ग्रेड A असाइन कर दो, या इसको जो है वो आपकी स्कॉलरशिप दे दो। जिस तरह की जो कंडीशंस हैं, ये सारी कंडीशन सम इफ़ के अंदर आती हैं। इसके अंदर आप एक या एक से ज़्यादा कंडीशन भी लिख सकते हो। जैसे उसने यहाँ पर लिखी है A37 के अंदर, ये बचाना लफ्ज़, शायद पता नहीं बचाना है क्या बचाना है क्या है लफ्ज़ है, जो भी है, वो A37 से लेके A42 के दरमियान में अगर कहीं पर है, अगर वो कहीं पर लिखा हुआ है तो उसको सम करना है, सिर्फ उनको सिर्फ टोटल को सम करके इस कॉलम में लिखा जाएगा। ये इफ़ कंडीशन। ठीक हो गया, बेसिक बहुत सादी सी एग्जांपल है। एडिंग नंबर बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन के ऊपर भी कर सकते हो। एडिंग नंबर बेस्ड ऑन क्राइटेरिया स्टोर इन सेपरेट रेंज, किसी और शीट के अंदर या किसी और जगह या किसी और कॉलम के अंदर कोई कंडीशन है, उसके ऊपर बेस करते हुए आप करना चाहते हो, तो फिर एक इसके अंदर एक्सेल में यूज़ होता है। आप ये देखें, इक्वल टू, हम सिंपल सम यूज़ कर रहे थे, हम यहाँ पर डी लिखेंगे, DS, ये देखो डी सम। जब हम डी सम लिखते हैं और उसके बाद हम ब्रैकेट जब लगाएंगे तो उसने कहा डेटाबेस फील्ड क्राइटेरिया, यानी आप कोई कॉलम ऑफ लिस्ट या डेटाबेस से कहीं से किसी और शीट से भी हम रिकॉर्ड निकाल के उसके ऊपर काम करने लगे हैं, तो वो भी हम डी सम के थ्रू कर सकते हैं। डेटाबेस फील्ड क्राइटेरिया, ये इसकी एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद हमने जो चीज़ देखनी है एक्सेल के अंदर, वो कह रहा है कि एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। एवरेज आपको फार्मूला पता है कि सबका सम करके डिविजिबल बाय n क्या होगा, जितने नंबर आपने ऐड किए हैं। जैसे यहाँ है 10, 7, 9, 27 एंड 2, इसकी एवरेज कैलकुलेट करनी हो तो हम चले, हम इसकी एग्जांपल मैं आपको एक एक्सेल में करवा देता हूँ। इससे हम बाहर आ जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं 90, यहाँ लिख देते हैं 49 लिख दिया मैंने, 56 लिख दिया और ये 76 लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो है वो मैं सारे का सिलेक्ट करके एवरेज फाइंड कर लूँ। मैं एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पर ऑटो सम में आऊँगा और मैं एवरेज पर क्लिक करूँगा, उसने मुझे एवरेज दे दी।
E3 से E10 से लेके E13 तक उसने मुझे एवरेज कैलकुलेट कर दिया। अच्छा, एक तो ये ऑटोमेटिकल तरीका मैंने आपको बता दिया कि एवरेज जो है उसने आपको कैलकुलेट कर दी कि इस रेंज में से करके मुझे दे दो। दूसरा तरीका क्या है, हमने उसका फार्मूला पढ़ा कि हम उसको कैसे कराएंगे। हम उसको एक रेंज से रेंज तक देंगे, उसको कहेंगे कि इनको ऐड करो, फिर डिविजिबल बाय हम उसको मैन्युअली खुद देंगे, एन की वैल्यू हम खुद देंगे। हम उसके पीछे एवरेज या कुछ भी नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली हम उसको वैल्यू असाइन करेंगे। दो तरीका कार है कि हमें समटाइम ऐसा भी होता है कि हमें कहीं पर फार्मूला यूज़ करना पड़ता है, समटाइम हमें मैनुअल कैलकुलेशंस भी करनी पड़ती हैं। यह डिपेंड ऑन हमारे इस वक्त क्या ज़रूरत है। अब जैसे उसने एवरेज ऑफ नंबर नॉट कंटिन्यूस, ठीक है, अब उसने एवरेज उसने निकाली है कि जो नॉट कंटिन्यूस है, यानी उसके दरमियान में जैसे 10, 7, 9, फिर उससे 9 जो बड़ा आ गया, फिर 0 जो है वो उसको उसने करना ही नहीं है, उसके बाद 4 आ गया, तो वो सम सिर्फ जो है वो कंटिन्यूस का ही करेगा। ठीक है, वेट एवरेज इज अ वन ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ सेट ऑफ डाटा इन विच सम एलिमेंट ऑफ सेट कैरी मोर इम्पोर्टेंट फेस देन अदर्स। अब कुछ का जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है दूसरे एलिमेंट से, वो वेट एवरेज होती है। इफ़ x1 से xn इज अ सेट ऑफ नंबर ऑफ डाटा एंड w1 एंड wn तक आर कॉरेस्पॉन्डिंग वेट्स ऑफ डाटा, देन वेट एवरेज जो है दोनों को मल्टीप्लाई करके एडिशन कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट एवरेज। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। हमें यहाँ पर लेबर ऑफ आवर्स, लेट अस सी एन एग्जांपल। जैसे उसने कहा कि ग्रेड ऑफ लेबर किसका, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड का हमने फाइंड करना है। लेबर जो है वो आर पर यूनिट ऑफ लेबर्स और आर्ली वेजेस को हम इससे क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका हम एडिशन ले लेंगे। किसको, टोटल आवर्स पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, लेबर आवर पर यूनिट ऑफ फ्रैक्शन, और फिर हम उसको जो है वो डिविजिबल बाय 10 करके हमने उसकी जो है वो फाइंड कर ली वैल्यू जो है। ठीक है, फ्रैक्शन के अंदर हमने उसको टोटल से उसको जितने वो टोटल आवर हैं उससे हमने उसका सम लेके हमने एक एवरेज फाइंड कर ली। ठीक है, जब हमने उसकी एवरेज फाइंड कर ली 6 की, 3 की और 1 की, अब हमने उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास वेटेज एवरेज आ गई है। ठीक है, आगे चलते हैं लेक्चर नंबर 5 में। परसेंटेज चेंज, मंडे सैलरी इतनी है, ग्रोथ इतनी हुई नेक्स्ट डे। तो ये वो बात आ गई है कि समटाइम आप डेली बेसिस पर काम कर रहे होते हो, आपने कुछ एक्स्ट्रा घंटे, मंडे को आपने 8 घंटे काम किया, ट्यूसडे को आपने 10 घंटे काम किया, वेडनेसडे को आपने 20 घंटे काम किया। तो जो ग्रेजुअल चेंज हुई है, जो ग्रेजुअल इनिशियल वैल्यू और चेंज वैल्यू का आप डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, जितना वो परसेंटेज चेंज आएगा हम उसको उससे जो है वो फाइंड कर लेंगे। द रिजल्ट इज़ 150। हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बता रहे हैं कि 150% इंक्रीज हुई है सैलरी। हमने फाइंड ये कर दिया कि सेल है बेसिकली, मैं उसको सैलरी कह गया था, हम उसको इस तरह हम सैलरी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने सेल को कैलकुलेट कर लिया कि मंडे को सेल 1000 है, अगले दिन 2500 हो गई, तो वो इंक्रीज जो है वो इंक्रीज 1500 हुई है। तो इंक्रीज और इनिशियल को हम कर लेते हैं, तो हम उससे इंक्रीज जो है टोटल परसेंटेज में हमने फाइंड कर लिया कि वो 150% है। ठीक है, यानी डबल से भी हाफ ज़्यादा है। ठीक है, ये कुछ इसकी एग्जांपल है, मैं एग्जांपल इसकी पास ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपको खुद करनी है, जब तक आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये आपको नहीं आएगी। तो इसलिए बड़े ध्यान से इन एग्जांपल को देख के पढ़ के, क्योंकि पेपर में एग्जांपल शॉर्ट क्वेश्चन में भी और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में आ जाती हैं, बाज़ औक़ात MCQs में आ जाती हैं। ठीक है, डाटा एंट्री। अब डाटा एंट्री क्या है कि जब आपने एक्सेल के अंदर काम करना है तो हर सेल में आप वैल्यू जो डाल रहे होते हैं वो डाटा एंटर कर रहे हो। ये तो जस्ट एन एग्जांपल के तौर पे हम कर रहे हैं। जब आप एक्चुअली कर रहे होगे तो वो हर सेल के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो एक्चुअल रियल वैल्यू होगी। ठीक है, तो उसमें आपने बड़ा केयरफुली देखना है कि आप किस सेल के अंदर कौन सी वैल्यू एंटर कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि आप
किस सीक्वेंस से, किस सेल के अंदर, किस कॉलम के अंदर, किस रो में काम कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपने जैसे उसने ये दिखाया इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ 4 ईयर, इसमें हमने मल्टीपल चीज़ें कैलकुलेट करनी है। हर ईयर के एंड पे वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होगी उसके अकॉर्डिंग। तो हमें पता होना चाहिए कि हमने जो वैल्यू जो भी हमने ऐड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, जो कैलकुलेशन हो रही हैं वो प्रॉपर, जब तक डाटा एंट्री नहीं हुई होगी, प्रॉपर वहाँ पर एंट्री नहीं होगी। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया था, अगर हम इक्वल टू यहाँ पर लिख देते हैं, इसकी एग्जांपल यही है, और मैं ब्रैकेट दे के यहाँ पर कह देता हूँ ये कोमा ये, ठीक है, उसके बाद मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। अब वो कह रहा है कि उसके अंदर वैल्यू ही नहीं है, करना क्या है उसका, और वैल्यू का करना भी क्या है, यानी मैंने उसको कुछ बताया ही नहीं है कि ये बस 2 कॉलम हैं इस पे। अब मैंने उसको एडिशन दिया है, लेकिन वो ज़ीरो दे रहा है क्योंकि उन कॉलम्स के अंदर कोई वैल्यू ही मौजूद नहीं है। तो डाटा एंट्री करते हुए आपने ये चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है कि जो कॉलम आप यूज़ कर रहे हो, जो सेल आपका है, उसमें जो भी वैल्यू आप अप्रोप्रिएट एंटर कर रहे हो वो अकॉर्डिंग टू एंट्री और आपके काम के हिसाब से ठीक होनी चाहिए। ठीक है, ये जैसे उसने राउंड का फार्मूला बताया कि इसमें से जो है वो राउंड ऑफ करके वैल्यू जो है वो आपको इन दी एंड हम करते हैं ना, कि जैसे 6.35, हम इसे 6.35 को जो है वो 6.4 कर देते हैं, या 6.31 हो तो हम 6.3 कर देते हैं। तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो उसे राउंड ऑफ करके जो है वो सीधा इस तरह लिख देगा। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि 6,000 बीच में पॉइंट डाल के 1, तो हम उसे 6,000 ही कह देंगे। पॉइंट जो है वो हम उसे राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद डिस्काउंट है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज ड्यू डेट, इंटरेस्ट ऑन कैलेंडर। ठीक है, अब ये पिछले ही लेक्चर का जो है रिव्यू चल रहा है। ठीक है, डिस्काउंट क्या होता है, जब आप कोई भी अमाउंट आपने पर्टिकुलरली, ये भी यहाँ पर कंडीशन ही है, हमारी बात हो रही है। ठीक है, जैसे उसने इंटरेस्ट रेट का कहा है, ओरिजिनल इंटरेस्ट रेट 9 है, रिवाइज इंटरेस्ट रेट 7 हो गया, तो डिक्रीज कितना हुआ 2%। तो कितने परसेंट, -22.2% जो है वो डिक्रीज हो गया। तो अब इससे क्या होगा कि ओरिजिनल इंटरेस्ट रेट और जो रिवाइज इंटरेस्ट रेट था उसको हमने जो है वो करके रिवाइज किया, उसका यानी -2, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। रिवाइज रेट को हमने 7 - 9 किया है, तो वो नेगेटिव डिक्रीज हुआ है, तो वो नेगेटिव वैल्यू की तरफ चला गया, नहीं ये माइनस होगा उसके अंदर से। ठीक है, जैसे डिस्काउंट भी हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे हम, कि अगर इसमें कंडीशन, जैसे मैं बात कर रहा था पीछे कंडीशन की, कि अगर तो आपकी वैल्यू जो है वो आपने जो परचेज़ की है वो 10,000 से ज़्यादा है, तो हम उसके अंदर कह देंगे जी इस पर डिस्काउंट जो 5% अप्लाई कर दो। अगर 15,000 से ज़्यादा है तो 10% अप्लाई कर दो, या 7%, जो भी हम उसके साथ उसका रेट रखेंगे। इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, जैसे ही वो इंटरेस्ट रेट कह रहा है कि इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम उसमें कंडीशन लगा देते हैं, अगर 10,000 से ज़्यादा होगा, अगर इंक्रीज़ होता जाएगा 10,000 से प्लस, कितने पे कितना डिस्काउंट इंक्रीज़ करना है हमने, वो उस हिसाब से हमने करना। डेफिनेशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक क्या होता है, वो होता है जो कंपनी के अंदर इस वक्त चीज़ें पड़ी हुई हैं। स्टॉक कहते हैं ना कि ये हमारे पास जो है ये स्टॉक है जी, कपड़ों का स्टॉक है। ठीक है, यहाँ हमारे पास मोबाइल का स्टॉक आ गया। स्टॉक वो होता है, प्लेन एंड सिंपल स्टॉक इज अ शेयर या ओनरशिप ऑफ कंपनी। स्टॉक रिप्रेजेंट अ क्लेम ऑन ए कंपनी एसेट एंड अर्निंग, जो कंपनी का एसेट है और अर्निंग वो भी आपकी स्टॉक ही है। ठीक है, अच्छा, स्टॉक यील्ड, विद स्टॉक यील्ड कैन रेफर टू द रेट ऑफ इनकम जनरेटेड, यानी जितनी इनकम जनरेटेड हुई है उस स्टॉक से वो स्टॉक यील्ड होती है। ठीक है, अर्निंग पर शेयर, द प्रॉफिट ऑफ कंपनी डिवाइडेड द नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर में जो प्रॉफिट, उसका टोटल प्रॉफिट जो है वो नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड होता है। यानी आपने सुना होगा कि फलां कंपनी के एक बंदे ने इतने शेयर खरीदे हुए हैं, दूसरे बंदे ने इतने खरीदे हुए हैं, तो टोटल प्रॉफिट जो है उनके शेयर, जितनी परसेंट उनके पास कंपनी के शेयर होंगे उतना प्रॉफिट जो है उनको उस हिसाब से डिवाइड होके मिलेगा। ठीक है, आपके पास नेक्स्ट है प्राइस अर्निंग रेशियो, अ वैल्यू रेशियो कंपनी करंट शेयर प्राइस कंपेयर टू इट्स प्राइस पर शेयरिंग अर्निंग।
यानी आपका जो करंट शेयर की प्राइस है उससे कंपेयर करना है कि पर शेयर अर्निंग, कि एक शेयर की अर्निंग कितनी है, मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर ईपीएस। ठीक है, ईपीएस जो भी आपका बनता है, टोटल प्रॉफिट जो आपका बनता है पर शेयर, उसको हम इस पे डिवाइड करते हैं मार्केट वैल्यू पे। ठीक है, उसके बाद है आउटस्टैंडिंग शेयर, द स्टॉक करंट हेल्ड बाय द इन्वेस्टर्स के पास जो स्टॉक है इंक्लूडिंग रिस्ट्रिक्टेड शेयर ओनर बाय द कंपनी ऑफिसर एंड इनसाइडर एज वेल एज दोज हेल्ड बाय द पब्लिक, शेयर्स दैट हैव बीन परचेज्ड बाय द कंपनी आर नॉट कंसिडर्ड आउटस्टैंडिंग स्टॉक। यानी कंपनी के अंदर की जो चीज़ें, जो स्टॉक पड़ा हुआ है, जो इन्वेस्टर के पास पड़ा हुआ है वो, या कंपनी के ऑफिसर्स के पास इनसाइड, वो कंपनी का जो है वो अपना शेयर है। ठीक है, शेयर दैट हैव बीन रीपरचेज बाय द कंपनी, जो कंपनी उसे रीपरचेज करती है वो आउटस्टैंडिंग स्टॉक नहीं होता। आउटस्टैंडिंग स्टॉक वही है जो ऊपर उसने बताया कि जो उसने इन्वेस्टर्स के पास पड़ा हुआ। ठीक है, नेट करंट वैल्यू पर शेयर, उसका फॉर्मूला आपको बताया, करंट एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग को आप उस पर करते हैं तो फिर आ जाता है। करंट एसेट वही होता है कि जो आपके पास कंपनी में इस वक्त एसेट है, यानी उसको ऊपर आप काम करके एक साल में हम जितना पैसा बनाते हैं वो आपका एसेट है। जैसे एक फ़ोटोकॉपी करने वाला है, उसने फ़ोटोकॉपी मशीन खरीदी है, अब उससे वो पूरा साल 2 साल 3 साल इस्तेमाल करके फ़ोटोकॉपी लोगों करके बेचेगा तो वो उसका करंट एसेट है। ठीक है, लाइबिलिटी होती है जो कंपनी ने लीगल डेब्ट्स पे कर रहे हो, लाइबल हो कंपनी के, ये चीज़ें उसने बिजनेस के ऑपरेशन के लिए पे करनी है। जैसे उसने फॉर एग्जांपल उसने जो है वो फोटोकॉपी के पेज जो हैं वो ख़रीद लिए, लेकिन उसको उसने पे करना है, यानी वो ये कहता है कि जब मेरी फ़ोटोकॉपी होगी मैं आधे पेजेस को कर लूँगा, तो जितने उसमें हो जाएंगे फिर मैं उसकी जो है पेमेंट आपको कर दूँगा। यानी अगर उसने कहा है कि 100 पेजेस हैं, उसमें से 50 पेजेस जब कॉपी हो जाएगी तो मैं आपको जो पेपर है उसके पैसे दे दूँगा। ये कंपनी की उसकी लाइबिलिटीज़ हैं। मार्केट वैल्यू, द प्राइस एट विच इन्वेस्टर बाय और सेल अ शेयर ऑफ स्टॉक, जो मार्केट में इस वक्त इन्वेस्टर जो है वो उसके शेयर्स को खरीदता बेचते हैं लोग, वो मार्केट वैल्यू है। फेस वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू शेयर और स्टॉक विच इज शोन ऑन सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट के ऊपर आपकी वैल्यू शो होती है। सर्टिफिकेट किस चीज़ का, आपके शेयर का सर्टिफिकेट होता है, उसको हम फेस वैल्यू कहते हैं, जो उसकी सर्टिफिकेट के ऊपर लिखी जाती है, उसको पार वैल्यू भी बोलते हैं, ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। ठीक है, फिर डिविडेंड या डिविडेंड, यूजली अ कंपनी डिस्ट्रीब्यूट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट इट अर्न एट डिविडेंड, यानी ये आपका जो प्रॉफिट होता है जितना भी बनता है, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था कि यानी 4 लोगों ने कंपनी का शेयर खरीदा हुआ है। ठीक है, तो उनको इक्वली जितने जितने परसेंट उन्होंने शेयर खरीदे हुए हैं उनको उस हिसाब से पेमेंट दी जाती है। ठीक है, तो ये बाइंग शेयर, इफ यू बाय 100 शेयर एट रुपीज ऑफ 62.52 पर शेयर विद 2% कमीशन, कैलकुलेट योर टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो कहता है अगर आप बाय करते हो शेयर 100 शेयर एट 62.5 पर शेयर, यानी 62.5 रुपीज़ एक शेयर की वैल्यू है, 2% कमीशन है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, 100 जितने शेयर हैं मल्टीप्लाई बाय पर शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 6257 रुपी बन गया, यानी 6250। उसको हम जो है वो कितने % कमीशन है, 0.02 मल्टीप्लाई बाय, हमने उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वो आ जाएगा 125। ठीक है, जो भी वैल्यू उसकी बस निकल के आती है वो उसकी टोटल जो है वो आपकी बाइंग शेयर है। कैलकुलेट आपने टोटल कॉस्ट, होती टोटल कॉस्ट उसकी निकल के आ गई। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आपने सुना होगा कि आप कहीं किसी को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उससे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, यानी आपने एक जगह आप कहते हो आपने कुछ पैसे लगाए, आपने 1 लाख रुपये फॉर एग्जाम्पल लगाया, उसको कहा कि मैं 1 लाख रुपये देता हूँ, हमारे जो भी तुम्हारा बिजनेस है उसके लिए मैं 1 लाख देता हूँ, तो मुझे इन द रिटर्न इतने पैसे जो है मंथली या ईयरली देते रहो। ठीक है, ठीक है, ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, इसकी आप एग्जांपल नीचे देख सकते हैं। उसके बाद बोर्ड डाटा एंट्री,
द कैलकुलेशन यूजिंग एक्सेल। अब ये वही बात कह रहा है कि आपने वही सारी जो कैलकुलेशन हैं वो सारी एक्सेल के अंदर करनी है। फार्मूला आपको सारे उसने बता दिया, ठीक है। उसने कहा डाटा एंट्री करो प्रॉपरली उस बोर्ड के शेयर्स, रेट, कॉस्ट ऑफ 100 शेयर कितनी है, कमीशन कितना है, टोटल कॉस्ट कितनी है, ठीक है। तो वो कैलकुलेट हो गया। जो वो बाय हुआ था बोर्ड, यानी बोर्ड का मतलब है ख़रीदा, और जो जब वो सोल्ड हुआ तो उस वक्त उसकी क्या वैल्यू थी, उसका रेट, फिर 100 है शेयर्स, फिर कमीशन, फिर टोटल सेल उसकी। तो हमें उससे गेन कितना हुआ, यानी हमें गेन कितना हुआ, हमने उसमें से उसका फार्मूला जो है, फार्मूला फॉर नेट गेन इन द सेल, हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास सेल B37 में ये इस तरह से पेपर में भी पूछा जाता है। अगर सेल 34 में ये होगा तो 35 में क्या होगा, 36 में क्या होगा, या वो आपको पूछ रहे हैं कि 36 सेल में, और इसको जब हम एडिशन करेंगे या कोई फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हम कैसे कर रहे होंगे, फलां सेल के ऊपर हम परसेंटेज का फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो कैसे होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पास पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। सारी वो आपको कैलकुलेशंस जो है वो फाइंड सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है आई इज इक्वल टू P इंटू T इंटू R डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। ये भी सारा जो है वो आपको ऊपर बताया हुआ उसने कि P और R और T क्या चीज़ है। सिंपल सादा है, ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल कोर्स नहीं है। सिंपल उसके अंदर छोटे छोटे फार्मूलाज आपने याद रखने हैं ताकि आपको पेपर में कैलकुलेशन करते हुए मुश्किल ना हो। बहुत मुश्किल मैथमेटिक्स नहीं है, तो सारा उसने आपको ऊपर बताया हुआ है। एस मनी है, P प्रिंसिपल है, R जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, नंबर ऑफ पीरियड्स है, तो उसको उसका फार्मूला क्या होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट को S माइनस P हम करेंगे, यानी जो हमारे पास ऐसा आएगा उसमें से हम प्रिंसिपल जो है वो माइनस कर देंगे, ठीक है। हमने उसको हमने एक्सेल फार्मूले के थ्रू फाइंड कर लिया। जो फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया सेम एज इट इज़, जो कॉलम है वो देखें B79, हमने उसको क्या कंसीडर कर लिया कि वो प्रिंसिपल P है। फार्मूले में सबसे पहले P आता है, 1 प्लस R क्या चीज़ है, R जो हमारे पास उसने क्या लिखा है जी 12 है, यानी 12% पर एनुअल फॉर 8, यानी 8 हमारे पास क्या है 8 ईयर्स है। तो उसने उसी तरह सेम एज इट इज़ उसने क्या लिखा जी B80 में क्या है, B80 में 12 है, यहाँ 12 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय B81, यानी रेज टू पावर जो हमने करना है, यानी ये जो 8 है ये रेज टू पावर है, ठीक है। हमने उसकी पावर ले लेनी है 8 टाइम्स, तो वो उसने साथ ही उसको कैलकुलेट कर दिया, वो हमारे पास आंसर आ चुका है, ठीक है। उसने राउंडो का फार्मूला यूज़ किया है कि ताकि हम जो भी वैल्यू आएगी वो हो सकता है 185 पॉइंट समथिंग वैल्यू हो, लेकिन उसने 1857 जो है वो एक्यूरेट जो अमाउंट वो लिख दी है, ठीक है। ये लास्ट लेक्चर है हमारा एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स का। इसके अंदर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपने बहुत ज़्यादा पढ़े भी होंगे। पहले हम एनुअलिटी का पढ़ लेते हैं। इन सम पॉइंट इन योर लाइफ यू मे हैव टू मेक अ सीरीज ऑफ फिक्स पेमेंट ओवर अ पीरियड टाइम सच एज अ रेंट और अ कार पेमेंट, और हैव रिसीव अ सीरीज ऑफ पेमेंट और ओवर द टाइम सच अ बॉन्ड कपल, दीज आर कॉल्ड एनुअलिटीज। एनुअलिटी क्या होती है कि आपने सम टाइम कोई किस्त भरनी होती है कार की, जैसे आप किस्तों पे गाड़ी करवा लेते हो, किस्तों पे मोटरसाइकिल करवा लेते हो, तो आपने पेमेंट आपने मंथ के एंड पे करनी होती है। यहाँ आपने आपको किस्त आनी होती है, जैसे आपने इन्वेस्टमेंट की है तो आपको महीने के बाद या 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद आपको उसकी पेमेंट आनी है, तो ये वो एक एनुअलिटी कहलाती है, ठीक है। ये उसका फार्मूला है कैलकुलेट करने का। फ्यूचर वैल्यू, उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, एक ऑर्डिनरी एनुअलिटी की आपकी 5 साल के बाद, यानी अभी ज़ीरो है, फिर हम 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 के, 4 के, 5 साल के बाद उसकी वैल्यू का ये फार्मूला उसने बताया हुआ है। 1.05 की पावर पहले ज़ीरो है, ज़ीरो पे 1000 था, फिर उसके बाद उससे बढ़ती 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 वो उसका जो है वो फ्यूचर वैल्यू जो है सारों को हम टोटल करते हैं तो वो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू आ जाती है इसकी। अच्छा, इसका अब उल्ट भी है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू या डिस्काउंट वैल्यू जो कहते हैं उसको, कि हमने उसको वापस प्रेजेंट वैल्यू या डिस्काउंट वैल्यू पे लाना हो, यानी हमने फ्यूचर वैल्यू लिखी थी, अब हमने उसकी प्रेजेंट वैल्यू लानी हो तो हम उसको
प्रोसेस को रिवर्स करते हैं। हम वहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे थे हम उसके साथ और उसकी रेस्ट पावर ले रहे थे, यहाँ पर हम उसी को रेस्ट पावर लेके उसे डिवाइड कर रहे हैं टोटल के ऊपर। यहाँ पर देखें हम वहाँ पर जो हमें वैल्यूज 1000 को हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और उसकी रेस्ट पावर बढ़ती चली जा रही है, बढ़ यहाँ भी रही है, लेकिन वहाँ हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ हम डिवाइड कर रहे हैं। सिंपल सादा सी बात है ये, ठीक है। इसका फार्मूला और ये सारी नोटेशंस इसकी सारी कि आर अमाउंट ऑफ एनुअलिटी होता है, एन नंबर ऑफ पेमेंट, आई इंटरेस्ट रेट पर कन्वर्जन पीरियड, एस जे एक्यूमुलेटेड वैल्यू, ए डिस्काउंटेड और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअलिटी, ठीक है। एक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या होती है? एक्यूमुलेटेड वैल्यू एस ऑफ एनुअलिटी इज द टोटल पेमेंट मेड इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट। जो भी हमने टोटल पेमेंट देनी होती है इंटरेस्ट को इंक्लूड करके, वो हमारी एक्यूमुलेटेड वैल्यू यानी एक्चुअल में जो वैल्यू निकलती है वो एक्यूमुलेटेड वैल्यू होती है, ठीक है। ये हमने प्रीवियस एग्जांपल के अंदर भी कैलकुलेट किया था, उससे मिलती जुलता ये फार्मूला आप देख रहे होंगे नीचे। एक्यूमुलेटेड फैक्टर फॉर एन पेमेंट्स के लिए जो फार्मूला है वो भी हमारे पास एन पेमेंट्स के लिए भी दिया हुआ है, और दूसरा भी ऊपर वाला फार्मूला भी एक्यूमुलेटेड वैल्यू का, ठीक है। डिस्काउंट फैक्टर और फिर डिस्काउंट वैल्यू आपको जो है वो बताया गया है, उसकी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद अलजेब्रिक ऑपरेशन, अलजेब्रा तो आप जानते हैं, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता है कि आपके ये आपने बेसिक अलजेब्रा के अंदर सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। पोलिनोमियल क्या होता है? कोई भी वैल्यू हो 3x² + 2y, ये पोलिनोमियल है। मोर देन वन टर्म्स, जिसके अंदर एक से ज़्यादा टर्म हो वो पोलिनोमियल होता है, ठीक है। हम उसको डिवाइड किस तरह करते हैं, मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, बेसिक अलजेब्रा की मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये आपको आती होगी। कोई बहुत ज़्यादा ये वो टॉपिक है जो ऑलरेडी आप बचपन से पढ़ते हैं आए हैं, ठीक है ना। तो हम इसको टॉपिक को ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन ये बात यहाँ पर ये है कि हम इसको एक्सेल में कैसे करेंगे। एक्सेल में अगर हमें वैल्यू ये दी जाए, जैसे उसने एक एग्जांपल के तौर पे दी है कि a + 9 = 137, यहाँ पर हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। हम पेपर पे करें तो ये 1 सेकंड है, यहाँ मैं कहता हूँ मुझे 5 सेकंड आपको लग जाएंगे। आपने 9 को उधर लेके जाना है, 137 - 9 तो 128 आ जाएगा। लेकिन ये सवाल है कि ये हम इसको a + 9 = 137 को एक्सेल में कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने कैसे करना है कि ये तो वो आपको वो करके दिखा रहा है कि डिवाइड द बोथ साइड, ये लीनियर इक्वेशंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा पहले ये चैलेंज ये है कि हमें फाइंड करना है कि ए की वैल्यू हम उसमें कैसे करेंगे। सिंपल सादी सी बात है कि हमने एक कॉलम में हम ए लिख लें, एक में हम 9 लिख लें और एक में हम उसको वो वैल्यू दे दें, और नेक्स्ट में हम उसको बता दें कि हमने इस कॉलम में से इसको निकाल दिया। ये एक्सेल में तो हम इसी तरह करेंगे, लेकिन आप ये चीज़ को मैं इस पे आपको क्वेश्चन मार्क टीचर ने भी दिया हुआ है और मैं भी क्वेश्चन मार्क आपको देता हूँ कि क्या इसके अलावा भी कोई तरीकाकार हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल तरीकाकार है, लेकिन आपको मैं उस पर छोड़। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं तो आपको पता ही है कि बेसिक सॉल्व करना कैसे सॉल्व होता है। डिवाइड उसने जैसे आपको करके दिखाया है, x = 341.25 प्लस 0.025 को उसने x को ये 0.025 x उधर ले गया और उसने x फिर कॉमन ले लिया, यहाँ पर x को यहाँ कॉमन लिया है उसने, ठीक है। x को कॉमन लेने के बाद इसमें से माइनस करके ये वैल्यू आ गई, ठीक है। x उसने इधर ही रहने दिया और उसको उसने वहाँ जाके डिवाइड करके 350 आंसर आ गया। और ये चीज़ वैसे करना तो ये बहुत आसान है, ठीक है। मैं ये आपको बताऊँ कि ये 4 या 5 क्लास भी मैं ज़्यादा कहूँगा, ये 3-4 क्लास की चीज़ें हैं, बातें हैं। ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कॉमन लेना और ये जो है डिवाइड करना वैल्यूज़ को, ये कर सकते हैं आप, कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। लेकिन चीज़ यही है कि ये आप एक्सेल पे कैसे करेंगे, क्योंकि आपको करना ही एक्सेल के ऊपर है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपका जो है वीडियो का इख्तिताम करूँगा। काफ़ी वीडियो जो है लंबी हो गई है। लेसन 2 से लेके लेसन 7 तक हमने इसमें कवर कोशिश की है, पूरी मैंने कोशिश की है कि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट दे सकूँ, आपको समझा सकूँ, आपको एक्सेल समझा सकूँ,
और आप इस पे जो है वो करके वर्किंग कर सकें और अपने पेपर की बेहतरीन तैयारी कर सकें। ठीक है, यहाँ मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करूँगा। मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वह इससे फ़ायदा उठा के बेहतर तैयारी कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।